हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है क्रांतिक कोण, किस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम अध्ययन करेंगे क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले देखिए क्रांतिक कोण। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होता है। देखिए ये दो माध्यमों का कोई पृथककारी तल है। ऊपर है सघन माध्यम, सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है। इस पृथककारी तल के नीचे विरल माध्यम है। ये प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, जो कि सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित हो रही है। ये दोनों माध्यमों के पृथककारी तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर इस तल के लंबवत अपन कोई रेखा खींच दें तो उसको अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण है। इसको मैं n1 n2 से व्यक्त करूं तो ये तो अभिलंब है। पृथककारी तल को m1 m2 से व्यक्त कर दूं, ये दो माध्यमों का पृथककारी तल है जिसके ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है, और ये आपतित प्रकाश किरण है। ये सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण I। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी वास्तव में जो इसकी संचरण दिशा है उससे दूर हट जाएगी। ये इस दिशा में अपवर्तित होती है और ये अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको R से व्यक्त करते हैं, यानी R का मान R इज ग्रेटर देन होगा I। R का मान I से बड़ा होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। अब इसमें जैसे जैसे इस कोण I को बढ़ाते जाएंगे R भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि R का मान I से बड़ा होगा। तो I का मान बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में R का मान बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब इस R का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यानी अपवर्तित प्रकाश किरण
दोनों माध्यमों का जो पृथककारी तल है उसके अनुदिश अपवर्तित होती है। आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी इसमें यदि R का मान 90 डिग्री हो तो I का जो विशेष मान होगा उस विशेष मान को I से लिखते हैं। ये क्रांतिक कोण कहलाता है, इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को I से लिखते हैं। ये दोनों माध्यमों का पृथककारी तल है। ये सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। आपतन कोण I के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जा रहा है। आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, ये अभिलंब। आपतन कोण का वो विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, ये वो विशेष मान जिसको अपन IC से व्यक्त कर रहे हैं, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है। यानी इस R का मान 90 डिग्री हो गया। दोनों माध्यमों का जो पृथककारी तल है उसके अनुदिश प्रकाश किरण अपवर्तित होती है। आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं और IC से लिखते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं और IC से लिखते हैं। यदि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक को सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू dr से व्यक्त करें तो स्नेल के नियम से देखिए, जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, या तो यहाँ आपतन कोण का मान I है और अपवर्तन कोण का मान R है, तो स्नेल के नियम से म्यू dr इज इक्वल टू होगा साइन I अपॉन साइन R। परंतु क्रांतिक कोण की परिभाषा से अपन ये समझ चुके हैं कि आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यदि आपतन कोण I का मान IC हो, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो, IC यहां क्रांतिक कोण है, हो तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये दोनों मान इस समीकरण में पुट कर दें तो देखिए म्यू dr इज इक्वल टू साइन I की जगह क्या लिखेंगे अपन IC अपॉन साइन R, और R की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री। जब I का मान IC के बराबर होगा तो R का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, यहां 1 पुट कर दें तो म्यू dr इज इक्वल टू साइन IC। ये म्यू dr सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, तो फिर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा म्यू rd, और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक
परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अपन ये लिख सकते हैं म्यू डी आर बराबर म्यू 1 म्यू आर डी। ये म्यू आर डी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ये है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू आर डी दिस इक्वल टू साइन आई सी। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक को केवल म्यू से व्यक्त करें, यदि म्यू आर डी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू माने तो यानी म्यू आर डी जो है उसको कुछ समय के लिए अपन केवल म्यू से व्यक्त कर दें, तो देखिए 1 म्यू बराबर होगा साइन आई सी, या साइन आई सी बराबर होगा 1/म्यू, या आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। यहां म्यू विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इस प्रकार यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। यानी आईसी का मान होगा साइन इनवर्स 1/म्यू, या म्यू विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। पुनः देखिए, चूंकि अपन कह रहे हैं 1 म्यू बराबर साइन आई सी, तो इससे म्यू का मान आ जाएगा 1/साइन आई सी। यानी अपने पास क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है तो उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, और यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है क्रांतिक कोण? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको आईसी से लिखते हैं, और क्रांतिक कोण आईसी का मान होता है साइन इनवर्स 1/म्यू। यहां म्यू उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है विरल माध्यम के सापेक्ष, और म्यू का मान होता है 1/साइन आई सी। यानी अपवर्तनांक ज्ञात है सघन माध्यम का तो उसके लिए क्रांतिक कोण ज्ञात किया जा सकता है, और क्रांतिक कोण ज्ञात है तो उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना को कहते हैं? देखिए अपन ने ये देखा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है, ये दोनों माध्यमों का पृथक्कारी तल है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती विरल माध्यम की सतह पर आपतित होती है, और यदि आपतन कोण का मान, ये अभिलंब है इस बिंदु पर, ये आपतन कोण, इसका मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब के दोनों माध्यमों की पृथक्कारी जो तल है उसके अनुदिश, यानी अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल के अनुदिश अपवर्तित होती है। यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित हो रही है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तो अपवर्तन कोण का मान भी 90 से बड़ा होगा।
यानी वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। एक बार पुनः समझ ले, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी अपवर्तित प्रकाश किरण है वो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल के अनुदिश अपवर्तित होती है। यदि इसमें इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, यानी क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। यानी यह आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो वो प्रकाश किरण विरल माध्यम की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में, उसी सघन माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो क्या शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। क्या शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में अपन ने दो शर्तें पढ़ी है। पहली शर्त पढ़ी है, प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होनी चाहिए। पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो वो विरल माध्यम की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी सघन माध्यम में लौट जाएगी और उस घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। यानी जो आपतन कोण आई है ग्रेटर देन होना चाहिए IC। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो ये घटना अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना उत्पन्न होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम में सापेक्ष रूप से सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम की सतह पर आपतित होनी चाहिए तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए,
तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अर्थात वो आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी सघन माध्यम में लौट जाएगी। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक विशेषता होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विशेषता। देखिए इसमें क्या विशेषता होती है। सामान्यतः किसी परावर्तक सतह से कोई प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो प्रकाश किरण की ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तक सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि कोई प्रकाश किरण का किसी विरल माध्यम की सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसमें ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। इसलिए ऐसी परावर्तक सतह जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तन हो रहा है चमकीली प्रतीत होती हैं, चमकती हुई प्रतीत होती हैं। इस घटना पर आधारित यानी इस कंसेप्ट पर आधारित कई घटनाएं हैं जिनको अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा समझाते हैं। तो ये विशेषता होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि सामान्यतया जैसे ये कोई परावर्तक सतह और इस परावर्तक सतह से कोई प्रकाश किरण परावर्तित होती है, ये आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश किरण की ऊर्जा का कुछ अंश इस परावर्तक सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा जब किसी प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता, यानी कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। इसलिए वो विरल माध्यम की जो परावर्तक सतह बनती है, सघन माध्यम और विरल माध्यम का जो पृथक्कारी तल, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में परावर्तक सतह बनती है, वो चमकती हुई प्रतीत होती है। इस कंसेप्ट पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जिनका स्पष्टीकरण अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा देते हैं, जिनका अध्ययन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करेंगे।